नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के मुद्दे को लेकर उन्होंने बैठक की। बैठक में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। प्रदेश सरकार ब्राह्मणों का शोषण कर रही है। साथ ही इस बैठक में बीते 6 महीने में ब्राह्मणों पर हुए भयानक अत्याचार का ब्यौरा दिया गया और एक मंथन किया गया, एक रणनीति बनाई गई कि आगे कैसे जातिवाद को आधार बनाकर एक बार फिर सियासत करनी है, ब्राह्मणों पर कैसे सियासत करनी है। पहले समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वो सुनते हैं, उसके बाद इस पे चर्चा करें। लगातार हो रही हत्याएं, डकैती, छिनैती, लूट, बलात्कार उत्तर प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज कायम हो जाने के स्पष्ट सबूत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सुधार नहीं पा रहे हैं, क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक हैं और गंभीर हैं। तमाम सारे मामलों पर देखा गया है कि ब्राह्मणों की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी मौन रहते हैं या मुखर होकर उसको रोकने का प्रयास करते हुए नजर नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास दुबे प्रकरण के बाद कांग्रेस, सपा, बसपा एक जातिवादी राजनीति की फिर से शुरुआत कर रहे हैं, उनको यह जान लेना चाहिए कि चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, उत्तर प्रदेश की बुद्धिमान जनता ने इस प्रदेश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करके सत्ता पाने वालों की राजनीति समाप्त कर दी है। और अब किसी प्रकार की जातिवादी राजनीति का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन अपराधी की जात वो लोग बता रहे हैं जो आज तक आतंकवादियों की जात नहीं खोज पाए। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना और अब कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ। दरअसल यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अखिलेश यादव ने ये बैठक की। बैठक में बीते 6 महीनों में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार का ब्यौरा दिया गया और समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ सरकारी उत्पीड़न का विरोध कर रही है। तो ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के लिए एसपी काफी गंभीर है, यानी समाजवादी पार्टी काफी गंभीर है। बैठक में कहा गया कि यूपी में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, यानी जो अपराध हो रहा है उससे जोड़ के देखा गया। बिना वजह के थानों में बुलाकर अपमानित किया जा रहा है, ऐसे भी आरोप लगाए गए। तो यूपी में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का। ब्राह्मण समाज के लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं, यह भी कहा गया। और बिना किसी बात के थानों में बुलाकर अपमानित किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के ये आरोप हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाति का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल रहा है और एक लंबा इतिहास रहा है। तो यूपी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 14% है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटों का जबरदस्त विभाजन होता रहा है और एक समय में ब्राह्मणों के जोर से ही सरकार बनती बिगड़ती थी। एक ऐसा भी वक्त था जब ब्राह्मण एक किंग मेकर में थे। तो यूपी की राजनीति में 40 साल तक ब्राह्मणों का दबदबा रहा है और यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अखिलेश ने यह महत्वपूर्ण बैठक की और उसमें एक तरह से रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया, ब्यौरा दिया गया कि पिछले 6 महीने का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उत्पीड़न उनका किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और इसको लेके आगे सरकार को घेरा जाएगा। तो बैठक में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, बिना वजह के थानों में बुलाकर अपमानित किया जा रहा है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के हैं। यूपी में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं और कई दूसरे गंभीर आरोप लगाए गए एक के बाद एक इस बैठक में। और अब यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, अपराध उनके खिलाफ लगातार हो रहा है। कई गंभीर एक एक करके आरोप इसमें लगाए गए, यानी एक तरह से फिर जातिवाद की जो राजनीति है वो हावी होती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले भी यहाँ का इतिहास रहा है, जाति के इर्द गिर्द ही यहाँ की सियासत घूमती रही है। कभी दलित वोट बैंक को साधने की राजनीति, कभी ब्राह्मणों को, कभी ठाकुरों को और कभी दूसरे समीकरण जो हैं
बनते बिगड़ते वक्त के साथ नजर आते हैं। तो एक समय में ब्राह्मणों के जोर से ही सरकार बनती बिगड़ती थी उत्तर प्रदेश में। 40 साल तक ब्राह्मणों का ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा रहा है। ये एक और ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ही अखिलेश ने ये बैठक की है और इस बैठक में कई गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाए गए कि पिछले 6 महीने में ब्राह्मणों का शोषण ज्यादा हो रहा है, अपराध उनके खिलाफ हो रहे हैं और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए कि उन्हें थानों में बुला के अपमानित किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अब ये जो राजनीति है ये करवट लेती हुई एक बार फिर नजर आ रही है। मुद्दे कई दूसरे भी हैं, लेकिन फिर एक बार जाति के इर्द गिर्द घूमती हुई उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो नजर आ रही है। विपक्ष की एक कोशिश के इस मुद्दे को आधार बना के सरकार को घेरा जाए और यही होता हुआ अब दिखाई देने लगा है। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले, क्योंकि उनकी सोच में और मुलायम सिंह यादव की सोच में एक गैप दिखाई देता है और वो हमेशा विकास की बात करते नजर आए, लेकिन एक बार फिर वो अब यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें भी लगता है कि अब जाति के आधार पे ही ब्राह्मणों को आधार बनाकर सरकार को घेरा जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट जो है उनका विभाजन होता रहा है। ब्राह्मणों के जोर से ही सरकार बनी भी, सरकार गिरी भी। और यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो 40 साल तक ब्राह्मणों का ही यहां पे दबदबा कायम रहा, दबदबा देखा गया। और अब जिस तरह की घटनाएं हुई, क्योंकि विकास दुबे प्रकरण के बाद से ही एक नई बहस ने जोर पकड़ा और उसके बाद जो एनकाउंटर हुए, जिन बदमाशों को पकड़ा गया, उसको लेके भी एक जाति का जो कार्ड था वो खुल के खेला गया। और उस सोच पे भी शर्म आती है कि अपराधियों की भी यहां पे जाति को देख के उन्हें हीरो मानने वाले लोग भी हैं हमारे ही देश में, हमारे ही समाज में, हम सब के बीच में। तो आखिर ऐसा क्यों और यूपी में जातिवाद कौन फैला रहा है, ये आज का एक बड़ा सवाल है। तो बिना किसी बात के थानों में बुलाकर अपमानित किया जाता है, ऐसा कहता रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो ये बुनियादी मुद्दे जो हैं उससे इतर बाकी जो दूसरे मुद्दे रहे हैं उन पे ज्यादा हावी सियासत रही है। खासकर जाति का समीकरण यहां पे काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद कौन फैला रहा है, आज का ये बड़ा सवाल है और इस पे बड़ी चर्चा हम करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, कुछ इस वक्त जुड़ेंगे। हमारे साथ विपिन शर्मा हैं, इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अजय शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और विनोद सिंह कांग्रेस से, और कुछ और दूसरे प्रवक्ता भी कुछ ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं विपिन आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाति का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकला है और अब फिर ब्राह्मण वोट बैंक जो है उसे साधने की कोशिश की जा रही है। इसे कैसे देखें और कौन उत्तर प्रदेश में अब जातिवाद का कार्ड खेल रहा है? देखिए, कितने दुख की बात है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और अभी भी जाति के समीकरण पे और हम जाति के आधार पर बात करते हैं। यहां पर जब 21वीं सदी में आपको तवज्जो देनी चाहिए विकास को, क्योंकि जब चुनाव लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जब नेता जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल लोगों के बीच रूबरू होते हैं, वहां पर क्या वादे दिए जाते हैं, क्या लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं कि हम आपके जो है विकास के कार्य पूरे करेंगे, जो सपने अधूरे रह गए उनको मुकम्मल करेंगे। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, एक खुद का विकास उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है और साथ में ये आप जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो दूसरों पर लांछन लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं सांप्रदायिक होने का, पहले वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि असलियत क्या है, कि आप देश को बांटने का काम बंद करिए और लोगों के साथ भद्दा मजाक ना करें, क्योंकि ये 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है कि जिसको यह संकल्प लिया गया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ना कि आप जाति और उसमें धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे। ये समय है एकजुट होने का। कोरोना काल ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। वैश्विक महामारी के दौर में एकाएक ये मानवता पे जब आपदा आई तो हम लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, क्योंकि किसी ने ऐसा अंदेशा है, किसी को ऐसा
कोई भी अंदेशा नहीं था कि ऐसे ऐसे हम लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ चीन जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और अतिक्रमण, उसने एक तरफ संक्रमण कोरोना का, दूसरी तरफ चीन का अतिक्रमण। तो यहां पर कम से कम लोगों को यह समझना चाहिए, खासकर राजनीतिक दलों पर, कि लोगों पे एक मानवता पर पहले ही एक इतनी बड़ी आपदा आई हुई है। आप उसके बाद लोगों को फिर बांटने का काम करेंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात, बस मैं एक बात इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि राम मंदिर का जो अब ये भूमि पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को, तो उसका कहीं श्रेय जो सत्ताधारी पार्टी को ना मिल जाए, क्योंकि कहीं भी किसी भी मंच से किसी राजनीतिक दल ने ऐसा तो नहीं बोला, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत 9 नवंबर 2019 को यह फैसला आया था, ऐतिहासिक फैसला इतने सालों से। और अच्छी बात यह थी कि ये वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक है। तो यहां पर तो आपस में ये इस तरह के जाति धर्म के आधार पर बांटना चाहिए नहीं। ठीक, अजय शर्मा, आपसे समझना चाहूंगा कि अब समाजवादी पार्टी का ये जो स्टैंड है ब्राह्मणों को लेकर, जिस तरीके से साधने की एक कोशिश की जा रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए भाई, मायने बहुत स्पष्ट है। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण थोड़ा सा नाराज है। जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि 40 साल तक जो है ब्राह्मण जो है डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया, आगे थे, और जो वोट बैंक है वो भी है। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की कास्टिज्म को समझने की कोशिश करें या जातिगत व्यवस्था को समझने की कोशिश करें, तो वहाँ पर ब्राह्मण जो है डोमिनेटिंग रहे हैं। और यहाँ पर जब ब्राह्मण डोमिनेट रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं निकल कर आती हैं, आपने देखा होगा कि दबंगों ने कर दिया, या किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को जला दिया, मार दिया, या कुछ को रोक दिया, या घोड़े से उतार दिया, या उसके बारात में नहीं जाने दी, या मंदिर में नहीं घुसने दिया। इस तरह की घटनाएं जो है मीडिया के माध्यम से हमें सुनने के लिए मिलने लगी है। तो ये जो बता रहा है कि जो यूपी की पॉलिटिक्स है वो जातिगत पर ही आधारित है। यहाँ पर जो मैं इसको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव से पहले अभी मायावती ने इसके बारे में इसके लेकर मुद्दा उठाया था जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। तो उस यानी कि ये वही मायावती हैं जो जिनको मैंने कहा था कि मंडल कमंडल की राजनीति से निकल के बाहर आए थे। तो समाजवादी पार्टी भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों उसी वक्त की राजनीति से बाहर निकली और जो ब्राह्मण हैं वो पीछे गए, और इसी की वजह से विकास दुबे जैसा एक गैंगस्टर पैदा हुआ था जिसको इस तरह से प्रमोट मिला। आज जब इतनी लंबी चर्चा हुई, उसके अंदर समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कीचड़ के छींटे पड़े कि विकास दुबे से लिंक रहा है, या समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का भी सदस्य रहा, उस पर भी असर पड़ा। उसके ऊपर कुछ वीडियो वायरल हुए जिसके उनको लगा कि ब्राह्मण नाराज है। मैं समझता हूं ब्राह्मण नाराज नहीं है। दूसरा, यदि हम इसको पॉलिटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है वो क्रिमिनल का नहीं, एक किसी जात के विशेष व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है। और वो दुराभाव भी मान रहे हैं, ऐसे भी हमारे सवाल में देखिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दुराचारियों को या अत्याचारियों को या क्रिमिनल माइंडेड लोगों को हीरो मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दाऊद इब्राहिम को अपना हीरो मानते होंगे या किसी और सरगना को हीरो मानते होंगे। तो ऐसा नहीं है। तो महात्मा गांधी को भी हीरो मानने वाले लोग हैं, नेहरू को हीरो मानने वाले लोग भी हैं, इधर सुभाष चंद्र बोस को भी हीरो मानने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ दुर्दांत डकैत को, अपराधी को मानने वाले हीरो भी हैं, लोग भी हैं। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन इसको जो है प्रमोट करना, इसको उकसाना, आग लगाना और इस तरह की बात करना, यानी कि जो कहीं मायावती इसमें सक्सेस ना हो जाए। वही मायावती जो कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। तो आप जो है जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की और यादवों की राजनीति करती आई है, और उन्हें लग रहा है कि एक अच्छा मौका है आगामी पंचायत चुनाव में या फिर जो है दूसरे इलेक्शन में हम ब्राह्मणों को साध लें। ठीक है विपिन, क्या आज भी हम इस वक्त में जहां लोग चांद का सफर तय कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अब भी उसी जातिवाद में फंसे हुए हैं? आज बात होनी चाहिए शिक्षा की, आज बात होनी चाहिए रोजगार की, आज बात होनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य की, लेकिन यहां जाति पे ही हम खेल रहे हैं अब तक। देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे पहले,
और एक स्वर्णिम दौर था। अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात करें कि शीला दीक्षित के जो 15 साल का कार्यकाल रहा 1998 से लेकर 2013 तक, वो बड़ा स्वर्णिम दौर था। और मैं खुद विधानसभा जाया करता था तो देखते ही नजारा वो बनता था कि कैसे वो पूरी उनके हाथ में कमान संभालती थी और महिला होकर, और सारे जो विपक्ष के भी जो बाकी नेता थे वो भी उनकी बात सुनते थे ध्यान से। तो यहां पर वही वाली बात है कि उस चीज का अभाव है। आप किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने तो खाता ही नहीं खोला अपने दोनों चुनावों में। तो यहां पर यही बात है कि इस समय ये ना देखकर कि आप आदर्श किसको मांग रहे हैं, जाकिर नायक को आदर्श मान रहे हैं, आप नथुराम गौडसे को आदर्श मान रहे हैं, विकास दुबे को आदर्श मान रहे हैं, तो ये जो गलत है या जो कुख्यात है या जो शातिर है, तो वो गलती, उस गलत को गलती ठहराया जाएगा, उसको आप किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं बोल सकते। और यहां पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहां पर ये वादे करे जाते हैं, सड़क, बिजली, पानी और अनेक मुद्दे ऐसे, क्योंकि इसी आधार पे, विकास के आधार का एक उसका आप लेके चाहते हैं आगे, जब जनता के बीच में जाते हैं और उनको वादे करते हैं, क्योंकि जनता की अपेक्षा रहती है कि क्या क्या विकास के कार्य होंगे, कैसे उनके सपने पूरे होंगे, ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो सके। लेकिन इसके विपरीत देखने को कुछ और मिलता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप लोगों को और एक दूसरे से पोलराइज कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो ये कहां की समझ है? लेकिन जनता जनार्दन है, मैं ये बोलना चाहूंगा, जनता जनार्दन है, ये पब्लिक सब जानती है। और 21वीं सदी की जनता है ये, और ये सब जानती है कि कौन इनके हित के लिए और कौन छलावा कर रहा है, कौन पाखंड कर रहा है। और ये भली भांति जब ये चुनाव का समय आता है तो वहीं पर वही देखा जाता है, किसी को सत्ता दिला देते हैं और किसी के सुपड़े साफ हो जाते हैं। तो यहां पर कम से कम राजनीतिक दलों को सूद लेनी पड़ेगी कि अगर आपने यही बांटने का काम करते रहे तो आप के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, और जो पहले अंजाम हुआ वही अंजाम दोबारा होगा। ठीक है, मैं विपिन जी यहाँ पे बात को ऐड करना चाहता हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो डर की राजनीति शुरू हो चुकी है। डराया जा रहा है कि दूसरी कौमें तुम्हें खा सकती हैं या दूसरी कौमें तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हैं, इसलिए हम तुम्हारे रहनुमा बन के तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, आप हमारे खेमे में आ जाओ, आप हमें वोट दे दो। क्योंकि सत्ता जो है, राजनीति जो है, हर हाल में सत्ता पे काबिज होना चाहती है और उसको वोट चाहिए, वोट हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो डराया जा रहा है ब्राह्मणों को बेसिकली। ठीक है, लेकिन अजय मैं ये समझना चाहता हूं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो सोच है उसमें काफी गैप हमें दिखाई देता है, और चुनाव के वक्त भी उन्होंने जब कहा तो विकास उनकी सोच में था, लेकिन आज एक बार फिर वो यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही जिसके लिए माना जाता है खाटी राजनीति करने वाले, पुराने ढर्रे पे राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। बिल्कुल बहुत हैरानी होती है। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे, कोरोना के समय में यदि आप आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ रोड मैप लेकर आते, नई शिक्षा नीति पे कुछ अपनी राय रखते तो समझ में आता, या हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए कुछ बात रखते समझ में आता। जो डॉक्टर्स को पेमेंट नहीं दी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट गए चिंता जताई है, यानी कि जो क्वारंटाइन कर लिया डॉक्टर्स ने, उनको भी जो है उनको छुट्टी में मान लिया गया, इस पे अपनी कुछ बात रखते बात समझ में आती। तो दूसरे मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, आप बात कर रहे हैं सिर्फ ब्राह्मणों को डराने वाली कि ब्राह्मण डर जाए और हमारे पास आ जाए। यानी कि आपका राजनीतिक विजन छोटा हो चुका है, या फिर आप ब्राह्मणों को बेवकूफ समझते हैं कि हम डराएंगे और डर जाएंगे और हमारे खेमे में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आप दूसरी बात कीजिए, दूसरे मुद्दों की बात कीजिए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन डर की राजनीति मत कीजिए, डरा के वोट मत मांगिए ब्राह्मणों से। ठीक है, हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विनोद सिंह भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पिछले 6 महीने में मौजूदा सरकार ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ शोषण हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, बसपा और सपा, इन तीनों की राजनीति का जो मुद्दा रहा है वो केवल जाति समाज का जातिगत विभाजन रहा। कांग्रेस के प्रारंभ के इतिहास से ले लीजिए और उसके बाद समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, खांटी जात की राजनीति करने वाले दल। 2014 के लोकसभा चुनाव में, पुनः 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद पुनः 2019 के लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने इन सब की जातिगत राजनीति के आईने को दिखा दिए। और उन्होंने इनको बता दिया कि ये जात पात की संकीर्ण और सतही राजनीति तक चलने वाली नहीं। उसके बावजूद भी इन लोगों के, इन राजनीतिक दलों के अभी दिमाग नहीं खुल रहे हैं
ये कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जैसे कोई ब्राह्मण के खाते में देख रहे हैं हाँ, और उसके सहारे ब्राह्मण की राजनीति करना चाहते हैं, हाँ, तो इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, जिस विकास दुबे ने 10 ब्राह्मणों की हत्या की, ठीक है, तब इनको ब्राह्मण नजर नहीं आए थे। हाँ। सपा की भी सरकार थी पूरे 5 साल। हाँ, विकास दुबे के साथ अनेक सपा के नेताओं के खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो उनके लोगों के साथ मिल जाएंगे। हाँ, तब इनको ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है सर, जब ये ब्राह्मणों की हाँ। हत्या कर रहा था। ठीक है, मैं आज लौटता हूं। एक दुर्दांत अपराधी जी, हाँ। के इनकाउंटर को अगर ये ब्राह्मण के खांचे की राजनीति में डाल रहे, हाँ। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हताशा की कोई राजनीति नहीं। ठीक है विनोद सिंह, क्या ये और हताशा, राजनीति- ठीक है मैं लौटता हूं सर आपके पास। विनोद सिंह, क्या ये हताशा नजर आ रही है? नई जमीन तलाशने के लिए फिर से जाति कार्ड खेला जा रहा है? और आखिर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद अब कौन फैला रहा है? क्यों एक बार फिर बोतल से जाति का जो जिन है वो बाहर निकल रहा है? देखिए, आप सभी लोगों को अनुभव है, जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, तब से किस प्रकार जातिवादी राजनीति का दौर आया और इसको सभी दलों ने क्रमशः भुनाने का काम किया। आज भी वही हो रहा है। ये बात सही है कि इस देश का सभी वर्ग भाजपा की नीतियों से, भाजपा के शासन में त्राहिमाम कर रहा है। बड़ी दयनीय, बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इतना बड़ा कोरोना का क्राइसिस भी चल रहा है, देश की लोकप्रिय नेता प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, कभी भी जातिगत टिप्पणी हमने नहीं की। हमारे लिए जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसकी जाति वही है। और जो अपराधी है, कहीं ना कहीं जो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर कोई जाति बंधनों को मानता है, भारतीय बंधनों को मानता है, सामाजिक बंधनों को मानता है, तो ऐसी हिंसा की राजनीति नहीं करेगा। और हिंसा को प्रश्रय देने वाले, उसको सहारा नहीं देकर राजनीति करने वाले, ये राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 15-20 सालों में जो दौर आया, ये मौके बुराए गए विभिन्न राजनीतिक दलों ने। लेकिन हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, हम एक मर्यादित जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम कभी भी उस रास्ते पर, उस गली में, और वैसी बातें हमने नहीं की। एक भी हमारा स्टेटमेंट, राजनीतिक बयानबाजी जातिगत नहीं है हमारी। हमने कभी नहीं कहा इस जाति के लोगों को दिक्कत है। देश के सभी वर्गों को गलत नीतियां होंगी, अगर दोहरा मापदंड होगा तो सबको दिक्कत होगी। हाँ। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इसमें कतई विश्वास नहीं करती। हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सारी जातियां, सारे धर्म, सारे लोग मिलके राष्ट्रीय विकास की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें। सर्वांगीण विकास तभी संभव है। लेकिन चाहे सपा हो, बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी को हो, इनको ये राजनीति सहज लगती है, क्योंकि तो डिलीवरी का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो आप ये समय हाँ। ऐसे राजनीतिक हित अपने साथ लेते हैं और देश की जनता को पूरे तरीके से विनोद जी मैं बीच में रोक रहा हूं। बेसिकली अखिलेश यादव का जो सेंटेंस है ब्राह्मणों को लेकर, उसका टारगेट कुछ और है। उसका टारगेट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उनको ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए, पहली बात। उनका सिर्फ एक ही एम है कि जो अभी हिंदुत्व की जो चल रहा है, या अयोध्या की हम बात करते हैं, उसके अंदर वो जो एक राजनीति करते हैं यादवों की और नॉन ओबीसी की, ठीक है, उधर नॉन जाटव दलित की राजनीति होती है। तो जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हाँ। उसके अंदर वो उनकी जो भूमिका है, उसको लेकर के हमें वो शायद नहीं मिल पा रहा है सम्मान, या वो हमें वो ग्लोरी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम एक ऐसी फांस पैदा कर दें, कि ऐसा कन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, ऐसी दरार पैदा कर दें कि ब्राह्मण भी छितर बितर हो जाएं, हाँ। और हम लोग जो है उसमें थोड़ा सा निकल कर आए। आप सोचिए कि जिन ब्राह्मणों ने 40 साल डोमिनेटिंग रहे हैं या डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स की है, हाँ। चाहे कल्चर के लेवल पर देखें, या पॉलिटिकल लेवल पर देखें, या इकोनॉमिकल लेवल पर देखें, दे आर साउंड। वो बहुत अच्छी पोजीशन में रहे हैं। यदि आप एक इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जिनकी बात कर रहे हैं, यादवों की या दलितों की या जाटवों की, हाँ। या पीछे बैकवर्ड क्लास की, वो यदि ब्राह्मणों कहे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, आज हम तुम्हारे पैरोकार हैं, हाँ। आज हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, हाँ। इसलिए वो उसके लिए डूब के मरने वाली बात है। यानी कि किस तरह का मेंटल गेम खेला जा रहा है, किस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि ठाकुर हैं, हाँ। ठाकुर एक मुख्यमंत्री है, उसके साथ में ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए सोचो
तो ये जो ब्राह्मण वोट है, ये ब्राह्मण ये बट जाएगा, चाहे वो मायावती की तरफ चला जाए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ चला जाए, या कहीं और चला जाए, या अलग थलग चला जाए, या आइसोलेट हो जाए, लेकिन उसको बिखरा देना है बुरी तरीके से एकदम से। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, उसका टारगेट कुछ और है। हाँ, उसका टारगेट है ब्राह्मण वर्ग को छितरा देना, हाँ, उसको हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व से अलग कर देना। ठीक, हमारे साथ मैं आ रहा हूं आपके पास, विपिन आ रहा हूं, लेकिन कुछ देर से हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से तारिक अहमद है हमारे साथ। तारिक अहमद, स्वागत है आपका। और सवाल भी आपसे अब, आज अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की याद क्यों आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और वो क्यों ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, उन्हें टारगेट किया गया है? हम लोग ब्राह्मण तो हम लोग के साथ बहुत पहले से थोड़ा बहुत आता जाता रहता, वो सब वोटर हमारा, हमको हर जाति का, हर कम्युनिटी का, हर धर्म के लोगों का वोट मिलता है। हम सिर्फ कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं है, या कांग्रेस की तरह हम ब्राह्मणवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ ब्राह्मणों का राज रहता था, और आज की देश में यहाँ पे सिर्फ ठाकुरों का राज है। तो हम लोग तो सबको साथ लेकर चलते हैं। ओरिजिनली हम कहेंगे सबका लेता है सबजन सुखाए। ये हम लोग का टाइम होता था कि सारे धर्म, सारी जाति लोगों का उत्पीड़न नहीं होता था, सबको बराबर की नजर से देखा जाता था, और जिसके साथ गलत होता था, अन्याय होता था, उसका साथ हम लोग देते थे। हमारी सरकार में भी यही होता था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, उसका धर्म या उसकी जात देखकर। फिर अब क्यों देखा जा रहा है तारिक अहमद भाई, अब क्यों देखा जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि अब बैठक में ये मेन एजेंडा रहा, ये मुद्दा रहा कि ब्राह्मणों पे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तब भी सवाल उठे। मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अब ब्राह्मणों की याद क्यों आ रही है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं किसी क्रिमिनल का फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज हो रही है उस पर मैं सवाल उठा रहा हूँ, और पार्टी भी उसी को उठा रही है। अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है, तो राजा भैया का, ब्रिजभूषण शरण सिंह का और ब्रिजेश सिंह का भी एनकाउंटर होना चाहिए। वो बहुत बड़े माफिया है, इतने बड़े माफिया है कि विकास दुबे उसका बच्चा होगा। क्यों नहीं उन लोग का एनकाउंटर हुआ? चलिए, अगर राजा भैया के ऊपर से मुकदमे हटाए जा सकते हैं, यानी कि क्रिमिनल्स भी जातियों के आधार पर पहचाने जाएंगे। यदि इस जाति विशेष के क्रिमिनल का एनकाउंटर हो गया, तो यानी कि ये जो है, ये बाकी पूरी कम्युनिटी के साथ में अन्याय है, और उनकी जातिगत पहचान खतरे में आ गई है, उनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। ये बहुत हैरानी की बात है, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। यानी क्रिमिनल्स को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कास्ट के ऊपर। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे पहले ही कहा कि देखिए, तो आप क्रिमिनल को ना लेकर चलिए, मैं जात विशेष की बात कर रहा हूँ। अगर विकास दुबे भी क्रिमिनल है, तारिक अहमद वानी भी क्रिमिनल है, तो उनके ऊपर से तुम मुकदमे हटाइए, जैसे आप राजा भैया के ऊपर से हटा रहे हैं, जैसे आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर से हटा रहे हैं, जैसे आप ब्रिजेश सिंह के ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो एक सेकंड, क्या तो अब जाति देख के तय होगा? एक सेकंड तारिक भाई, क्या अब जाति देख के तय होगा किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और किसके खिलाफ चुप रहना है? अब यही होगा? सरकार तो यही कर रही है। राजा भैया का एनकाउंटर नहीं कर रही है, लेकिन विकास दुबे का कर रही है। भाई दोनों क्रिमिनल है, दोनों आतंकवादी है, अरे सभी का चाहूंगा इसमें। देखिए मुद्दा ये है, देखिए थोड़ा सच हमेशा कड़वा लगता है। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये आज जो ब्राह्मणों पे सवाल उठा रहे हैं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन हम तो कभी नहीं बात करते कि आप हम तो पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ा धर्म तो इंसान का मानवता होता है। कि पहले आप देखें कि पहले भारतीय हिंदुस्तानी है, मानवता है, लहू के रंग जब सबके लाल हैं, तो फिर धर्म के आधार पे कैसे 21वीं सदी में बांट रहे हैं? वहां चंद्रयान 2 का मिशन हम कर रहे हैं, चांद सितारों पे जाने की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। कथनी और करनी में देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हम महबूबा बनते हैं, उस समय ये लोग कहा थे। अगर यही बात करनी है ब्राह्मणों के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब पालघर में 2 साधुओं की, जो हम लोगों के बाप की उम्र के थे, उनकी निर्मम हत्या हुई, तो लोग खामोश क्यों थे? उस समय मौन क्यों धारण कर लिया था सबने? तो यही बात है कथनी और करनी में जब फर्क होता है तो सवाल उठेंगे और जनता सवाल पूछेगी, जनता जानना चाहेगी। और वही है लोकतंत्र के पर्व में जब चुनाव होते हैं तो लोग तब जवाब देंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहरहाल मैं ये बोलना चाहूंगा, मुद्दा ये है जो समझ आता है। देखिए, हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम लोग साधारण पत्रकार हैं, हमने अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में। सुन लीजिए भाई साहब, हाथ जोड़ रहा हूं, पहले सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं अपने समय में बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुद्दा है राम मंदिर का 9 नवंबर 2019 को
पहले कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा। यह अंदेशा जताया जा रहा था कि यहाँ पर उपद्रव हो जाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे। इसके विपरीत क्या हुआ? अमन शांति बनी रही। तो कुछ लोगों को यह भी खला कि ऐसा क्यों देश में माहौल बना, दंगे फसाद क्यों नहीं है। अरे कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं अमन शांति, तो ये अच्छी बात है, अच्छी नजर पेश हुई हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय पटल में, अच्छी बात उभर के आई कि ये हिंदुस्तान 21वीं सदी वाला हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अमन चाहते हैं। तो कम से कम राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, क्योंकि जनता जानती है, जनता आपस में लड़ना नहीं चाहती। मैंने क्यों जिक्र करा, मैंने क्यों बोला कि ये वही हिंदुस्तान देश है जिस पर हम फख्र करते हैं, नाज करते हैं, जहां पर नहीं है फूल वालों की सैर निकालने की, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक है। वो 1984 के दंगे, 2002 के दंगे, 2019 के दंगे हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ये देश विकास की गति पकड़े, यहाँ पर एक आम आदमी का विकास हो। ठीक उत्तर प्रदेश को उत्तर तारिक अहमद, प्रदेश आप पत्रकार ना बोलिए अपने आप को। तारिक अहमद ठीक तारिक अहमद, आज चूंकि सवाल आपसे कई होंगे, आप थोड़ी देर से जुड़े। नहीं, तारिक अहमद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज की अगर हम बात करें तो आज हमारी जरूरत क्या है? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए, या फिर हम फिर समाज को बांटने की कोशिश करें कि ब्राह्मण हमारे, दलित तुम्हारे, ठाकुर हमारे, और ये हमारे, वो हमारे, ये सब चलता रहेगा, या बुनियादी मुद्दों पर भी बात होगी? हम तो सबको कह रहे हैं, सब हमारे, हम किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होने देंगे। आज हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, परिवार के परिवार साफ हो रहे हैं। कौन सा ऐसा दूसरी कम्युनिटी हो रही है जिसके परिवार के परिवार साफ हो रहे हैं? नहीं, कौन ब्राह्मण है वो जिन पे अत्याचार हो रहा है? वो कौन ब्राह्मण है? कौन से ब्राह्मण है वो? आप बताइए वो कौन से ब्राह्मण है? एक तरफ बोला जा रहा है कि पुलिस में भर्ती ब्राह्मणों की हो रही है। अरे कमाल है, ये तो दोनों मापदंड हो गए। एक तरफ आप कह रहे हैं ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग पार्शियल हो रहे हैं सरकार की तरफ से कि ब्राह्मणों को तवज्जो दी जा रही है। अरे शर्मा नाम के नाव भी होते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी शर्मा आते हैं, मालूम है ना? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? काके शर्मा नाम का सभासद है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट सीट पे। अब बीजेपी का अपने आप को दिनेश शर्मा का भाई कहता है। दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण है, प्योर ब्राह्मण, और वो कहता है कि दिनेश शर्मा का भाई हूँ एंड ही इज अ शेड्यूल कास्ट। आप भी वही है? क्या आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपके भाइयों को मारा जा रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है आपके देश के नागरिकों को मारा जा रहा है? बड़ी शर्मसार आती है, आपको शर्म नहीं आती है? यहाँ पे किसी इसको भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं आप? बात को खत्म कर देंगे। भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं आप? एक बात को खत्म कर देंगे। नहीं, किसको शर्म आनी चाहिए पहले बताइए आप। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप? आपको तकलीफ नहीं हो रही है? नहीं, बताइए पहले आप। आपको किसकी बात कर रहे हैं? चाहिए बीजेपी का भोपू बनना बंद करिए। नहीं, एक मिनट, आप पहले बात किसकी कर रहे हैं? आप हरीशचंद जी बैठे हैं, वो बीजेपी। नहीं, आप पहले बोलिए, मेरे को तो एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। मैंने क्या बात बोली और आपने क्या बात समझी? आप समझ सके। आप राजनीति के लिए नहीं है, आपके जनाब हम लोग राजनीति में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग विश्लेषक की तरह बैठे हैं, पत्रकार हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो थोड़ा कड़वा लगता है लोगों को, क्योंकि वो सच होता है, हकीकत होती है। हमें देश का विकास चाहिए। ब्राह्मण नहीं है, हम जनता के दृष्टिकोण से बात करेंगे जो जनता के हित में है। आपके उतनी अकल नहीं है। ठीक है, आ रहा हूं तारिक अजय, ये स्टैंड है जब बात की जाती है, पार्टी की तरफ से बैठक की जाती है, ब्राह्मणों को लेके बयानबाजी की जाती है, उन पे शोषण की बात की जाती है, सवाल पूछे तो ऐसा रवैया। क्या आप जाति देख के तय होगा किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ चुप रहना है, कैसे इसे साधा जाए? क्या मायने हैं इसके, क्या समझे हम? ये सब चलता रहेगा? नहीं, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का जो टारगेट है वो ये नहीं कि ब्राह्मणों को वोट पाना, उसको छितरा देना है, क्योंकि उनको लगता है कि यूपी के होने वाले इलेक्शंस के अंदर ब्राह्मण किस तरफ जा सकता है। अगर वो छितरा जाएगा, डरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो उनका जो दूसरा प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस उनके एक वीक पार्टी के रूप में जिसका वोट परसेंटेज बहुत डाउन है। तो एक तो वो है, तो अगर उसकी तरफ भी चला जाएगा तो कितना शिफ्ट हो जाएगा। मायावती की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उससे वो दूर रहेगा। तो अगर वो कांग्रेस की तरफ भी जाता है तो कितना फायदा होगा किसको?
समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी कितना फायदा उठा पाएगी, कितना वोट तोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि सन 2017 का जब इलेक्शन हुआ था तब राम लहर थी, जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब सन 2022 के इलेक्शन में जो है परशुराम लहर रहेगी, तो उसको जो है शायद उन्होंने सोशल मीडिया के आंकड़ों के आधार पर अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार की है कि हम शायद ऐसे चुनाव लड़ेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा। तो ये जो रणनीति है, ये शायद एक लिटमस टेस्ट हो सकता है कि एक ऐसा कार्ड खेल के देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, क्या फीडबैक आता है, मीडिया में क्या चर्चाएं होती हैं, ये ग्राउंड लेवल से क्या फीडबैक आता है, वो उनको मिलेगा, फिर ये अपनी तैयारी करेंगे। दूसरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कि अगर आपको इससे कोई फायदा नहीं होता है तो आखिरकार आप करने क्या जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक समझने वाली बात है जिसको भी मैं समझ रहा हूं। अभी थोड़ी देर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी किस तरफ जा रही है और क्या करने वाली है, उसका मुख्य टारगेट आखिरकार है क्या। क्योंकि मैं उन दो नामों के बारे में सोच रहा हूं, एक का नाम है गुड्डू पंडित और एक अमरमणि त्रिपाठी, जो ईस्ट यूपी से आते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को फुल सपोर्ट किया था। जबकि मुलायम सिंह यादव के फेस में और अखिलेश यादव के फेस में एक अंतर है, वो एक रफ एंड टफ नेता के रूप में है नेताजी, और दूसरा अखिलेश यादव एक सॉफ्ट फेस के रूप में है। तो एक सॉफ्ट फेस नेता जो है अगर आज ब्राह्मणों की बात कर रहा है तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। और तारिक भाई, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव, जैसा कि अभी अजय भी जिक्र कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की सोच में काफी फर्क है। अखिलेश यादव को हमने देखा कि वो विकास को ज्यादा अपने टारगेट में रखते हैं, लेकिन अब यू टर्न लेना और फिर वो वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण और ये वोट बैंक के उन्हें शोषण, इसके हम क्या मायने समझें? क्या विपक्ष के पास दूसरे मुद्दे नहीं है या सरकार ने उन्हें कोई मुद्दा नहीं दिया और एक नई रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग विकास तो आज भी हम लोग का मेन एजेंडा है और सबसे पहली प्राथमिकता विकास है। लेकिन इस समय जिस हिसाब से इस सरकार में ब्राह्मणों का कत्लेआम हो रहा है, परिवार का परिवार मार दिए जा रहे हैं और कोई भी आवाज तक नहीं उठा रहा है, तो हम हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं कि जो भी किसी के साथ भी जुल्म करोगे तो हम आवाज उठाएंगे। तो ये आज का नहीं, ये बहुत पुराने जमाने का सोचना नहीं। तो जो गलती करेगा, जो गलत होगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना तारिक भाई। अगर कोई अपराधी है, अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना। मैंने अपराधी का एक आपको उदाहरण दिया था भाई। तो आप बताएं फिर वो कौन ब्राह्मण है, वो निर्दोष कौन है जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन्हें मारा जा रहा है? तो फिर वो कौन ब्राह्मण है, किनको मार दिया? अरे तो विकास दुबे निर्दोष था क्या? नहीं, मतलब बार बार विकास दुबे पर ही आ जाते हैं। एक तरफ सरकार को घेरा गया इतने समय कि कब विकास दुबे को गिरफ्त में लाएंगे, और आप नहीं, तो वहां पर राजनीति हो रही है। ठीक है, हाँ, ठाकुरवाद दिखना चाहिए ना आपको। ये भी ठाकुरवाद देखिए आप कि कितना जबरदस्त ठाकुरवाद चल रहा है कि ठाकुर के ऊपर तो मुकदमे आ जा रहे हैं। राजा भैया से बड़ा कोई क्रिमिनल है यहाँ पर, हमको ये बताइए आप, कोई बड़ा माफिया है? ब्रिजेश सिंह से बड़ा कोई माफिया है? लेकिन तुम्हें ठाकुर है ये। ठीक, हरीश चंद्र जी, गंभीर आरोप आप पे। हाँ हरीश जी, आपसे ही टिप्पणी चाहूंगा मैं। आप पे ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, जैसा पहले भी मैंने जिक्र किया था, ब्राह्मणों को लेकर भी समाजवादी पार्टी कई गंभीर आरोप लगा रही है और अब ठाकुर वोट बैंक को लेकर। मैं तारिक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनकी समाजवादी पार्टी में राजा भैया कैबिनेट मंत्री थे, अभय सिंह जी इनके विधायक थे, तो अगर ये उनको दुर्दांत अपराधी मानते थे तो इन्होंने कोई एक्शन किया क्या? आज ठाकुर ब्राह्मण की बातें कर रहे हैं। और आज अगर विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। विकास दुबे ने दसियों ब्राह्मणों को मार दिया, इनकी सरकार थी, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और विकास दुबे को पत्नी को चुनाव लड़वा रहे थे। तो आज ये जो इनकी जो राजनीति है, जिस तरह से अपराध को, अपराधियों को संरक्षण देने, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा उजागर हो रहा है। इनको न ब्राह्मण से मतलब, न ठाकुर से, न किसी से। ये किसी तरह से अपराधियों के सहित जात पात के साथ किसी तरह से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कुल एक राजनीति है, ये पूरा का पूरा जो इनका सच है राजनीति का, वो केवल ये है। अन्यथा वो बतावे ना कि राजा भैया अभय सिंह तो दोनों इनकी पार्टी के साथ रहे, गुड्डू पंडित, दोनों लोग वो मंत्री थे, वो विधायक थे, गुड्डू पंडित और अमरमणि त्रिपाठी, अमरमणि त्रिपाठी सब इनके साथ रहे। ठीक। तो ये जो इस तरह की जो बात इनका है, ये कहीं न कहीं केवल अपराध की राजनीति को समाजवादी पार्टी संरक्षण देती रही, ये इनका ही अधूरा। ठीक है, तारिक इस पे टिप्पणी और उसके बाद विनोद सिंह और जात पात की राजनीति करते रहे। अब आज इनको रास्ता नहीं मिल रहा है तो एक अपराधी
विकास दुबे के नाम पे राजनीति करना शुरू कर दिए, ये बहुत गलत, ये सच जनता जानती है। हाँ। और जैसे 30 चुनाव में जवाब दिया वैसे फिर चुनाव आए। ठीक, तारिक अहमद आपसे इस पे टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ। इनको अमर मणि दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमन मणि नहीं दिखाई दे रहे। जिसका टिकट हमने काट दिया था वो भी देखिए ना आप। इनको बाकी सब दिखाई दे रहे, राजा भैया दिख रहे कि समाजवादी में गए, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि राजा को क्या बात अब जाकर बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। इनको राजा भैया अगर हमारे गोद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा माफिया अपनी गोद में भी बैठा हुआ देख ले। एक जान पे ब्रिजभूषण शरण सिंह तक आए और एक जान पे ब्रिजेश सिंह तक आए, उनको भी देखेंगे। यहाँ ठाकुरबाद चल रहा है, यहाँ माफियाबाद भी चल रहा है। हमने क्या नाम है अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया, अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखाया। हमने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया, मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखाया। और आप हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो हमने डीसी यादव को पार्टी में नहीं घुसने दिया। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। हरीश जी गिरफ्तार में क्या किए? आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आप ही लोगों का तारिक जी, आप ही लोगों का तारिक जी, भारतीय जनता पार्टी ठाकुर प्रांत और ब्राह्मणवाद का काम नहीं करती। घूम के आया है, इस पर जरूर टिप्पणी करिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुलबुल सिंह, सुशील सिंह, वो ब्रिजेश सिंह और ठीक राजा भैया नाम एक के बाद एक गिनवाए जा रहे। ठीक ठीक ठीक, विनोद सिंह आपके और ये पास जितने नाम गिनवाए हैं राजेश भाई, ये सारे पॉलिटिकल संरक्षण में है। हाँ, कोई किसी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी में। हाँ ठीक, विनोद सिंह क्या ठीक ठीक जी पार्टी सबके साथ सबके विकास की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी की तरह जात पात की राजनीति नहीं करती। ये विनोद कई मामले हैं, अभी कई मुद्दे हैं जिसपे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कई ऐसे हैं जिसपे आधार जिनको बनाया जा सकता है, लेकिन उन सबको छोड़ के और सिर्फ जाति को आधार बनाकर विपक्ष क्यों सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है? और क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों को कि जाति के आधार पर ही आप लोग सत्ता में बने रह सकते हैं या वापसी कर सकते हैं, गठजोड़ करके आ सकते हैं? क्या यही हमारी जरूरत है आज की? राजेश जी, मैं बड़ी साफगोई से बात करता हूं। देखिए, अब समय आ गया है कि ऐसी राजनीति करने वालों को, हिंसा को बढ़ावा देने वालों को, अपराधियों को बढ़ावा देने वालों को किसी भी दल के नेताओं से उनके संपर्क हो नहीं हो। अजय जी जैसे, विपिन जी जैसे, जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बौद्धिक वर्ग से आते हैं, उनको आगे आके मुखर जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं, ऐसी आवाजें दे रहे हैं जिनका मनोभाव ठीक नहीं है, साफ नहीं है समाज के लिए। देखिए, समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पूरा राष्ट्र एक दिशा में सकारात्मक रूप से बदलाव आएंगे और विकास की ओर बढ़ेगा। तो ये जिम्मेदारी जिन वर्गों का नाम लेके उनके राजनीतिक इस्तेमाल की हो रही है, किसी भी तरफ से हो, ये लोग बौद्धिक वर्ग है, इनकी लिबर्टी ज्यादा है जर्नलिस्ट के रूप में, इनकी क्षमता ज्यादा है, ये कह सकते हैं और इनको मुखर होके कहना चाहिए। और वक्त आ गया कि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हाँ। और तंगदिली से जो राजनीति करते हैं, बांटने की जो राजनीति करते हैं, हाँ। जाति और धर्म की जो राजनीति करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं जो माहौल देख रहा हूँ, हाँ। बड़े सकारात्मक राजनीतिक बदलाव आपको 2022 के चुनाव में आएंगे। और जो कांग्रेस की एक साथ सबको लेके चलने वाली नीति है, सोच है, और उसी के साथ देश में एक बयार बहेगी और तभी उत्तर प्रदेश से पूरा राष्ट्र एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा और राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर होगा। ठीक, विनय, आपने इनको भी सुना, आपने सपा को भी सुना और हरीश जी को भी सुना। कई नाम उन्होंने गिनवा दिए हमारे सामने कि फलाने वो थे, वो उससे थे, वो उस जाति से थे, वो उससे थे, आज वो उसमें इसमें। हर दल में आप देखेंगे तो इस तरह के लोग आपको नजर आएंगे जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है या जिन पे कई गंभीर आरोप हैं। तो ये इससे हम आगे कब बढ़ेंगे? आज वक्त बदल चुका है, जरूरतें बदल चुकी हैं, मुद्दे बदल चुके हैं, लेकिन हम अब भी जाति के इर्द गिर्द घूमते रहे, इससे आगे कब बढ़ पाएंगे?